घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। नई दिल्ली पहुंचने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा का ऐलान, कहा भारत को मिलनी चाहिए संयुक्त राष्ट्र परिषद की स्थायी सदस्यता, लेकिन कांग्रेस ने सरकार को किया सावधान। और रक्षा मंत्री पर्रिकर का सनसनीखेज खुलासा, कहा कुछ पूर्व प्रधानमंत्रियों ने देश की सुरक्षा से किए समझौते। कांग्रेस ने कहा रक्षा मंत्री बताए नाम वरना देश से मांगे माफी। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। बस कुछ घंटों के बाद, लगभग 24 घंटे के बाद वो भारत में होंगे और 25 तारीख को 10 बजे यहाँ पहुँचेंगे। पहुँचने के बाद बातचीत की भी शुरुआत होगी और फिर 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन मुख्य अतिथि के तौर पे वो राजपथ पे जो गणतंत्र दिवस की झांकी है उसका भी आनंद लेंगे। लेकिन इससे पहले कई सवाल हैं और कई तरह की खबरें आ रही है। सबसे अहम खबर है कि भारत को स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में जगह मिले, इसकी वकालत की है अमेरिका ने, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने। इसके अलावा भी कई और अहम मुद्दे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी भारत में के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने भारत सरकार को सावधान किया है कि आप जो भी भारत और अमेरिका के साथ समझौता करें वो भारत के कानून के दायरे में हो। क्या कहा, सबसे पहले हम कांग्रेस के नेता के बयान आपको दिखाते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। आनंद शर्मा ने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी जब सितंबर महीने में अमेरिका गए थे, उस समय एक कॉन्टैक्ट ग्रुप बना था जिसकी 2 बैठक जिनीवा में और पिछले 3 दिन से 2 बैठक लंदन में हुई हैं। उसकी जानकारी देश के सामने 26 तारीख तक, 27 तारीख तक आने की हम अपेक्षा कर सकते हैं। देश में इस समझौते के बाद एक कानून बना था, न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट। उसमें तमाम राजनीतिक दलों से बातचीत करके आम सहमति बना के यूपीए सरकार इस कानून को संसद में लाई थी। इस कानून का पहले पुरजोर विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया संसद के दोनों सदनों में, और उसके बाद इसमें संशोधन लाए गए। वो संशोधन प्रस्तावित करने वाले आज हमारे देश की सरकार के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी थे। इसलिए हम इस बात से आगाह करना चाहते हैं कि जो भी बातचीत इस विषय में होगी वो हमारे जो कानून हैं भारत के, उसकी परिधि के अंदर होगी, उसकी सीमाओं के अंदर होगी। कोई भी समाधान कानून की सीमा के बाहर बिना आम सहमति के, बिना संसद द्वारा अनुमोदन और संशोधन के नहीं हो सकता। आगाह कर दिया सरकार को। दिनेश जी बीजेपी के पक्ष रखने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है। दिनेश जी, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता आगाह कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो पूरा देश की नजरें टिकी हुई है, राष्ट्रपति ओबामा जब पहुंचेंगे उनकी किस तरह से स्वागत होता है, क्या करते हैं, तमाम चीजें हैं। ऐसे में ये जो आगाह करने की सोच है, ये कहां से शुरुआत होती है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्या आप बता सकते हैं? नहीं, 2 चीजें हैं जी दिलीप जी। देखिए, आज तो कांग्रेस पार्टी वैसे विपक्ष में भी नहीं है कि विपक्ष के तौर पे वो आगाह करें जी, लेकिन एक पार्टी होने के नाते, लोकसभा में उनके सदस्य होने के नाते और देश में एक लंबे समय तक उन्होंने शासन किया है, उसके नाते उनको कुछ कहने का हक है निश्चित तौर पे। लेकिन जैसा कि उन्होंने खुद कहा, आनंद जी ने, कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और यूपीए सरकार द्वारा अमेरिका के साथ जो न्यूक्लियर डील हुआ था, उसमें जो हम संशोधन की बात कर रहे थे, उसके बाद उस एक्ट में संशोधन करना पड़ा था। तो आनंद जी कैसे महसूस कर लिए कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और ऐसे कोई समझौते नहीं करना चाहती थी जो भारत के अहित में हो, आज तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष में है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे साथी आनंद शर्मा जी को
और कांग्रेस पार्टी को उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी चिंता के लिए, इसके चिंतन के लिए और भारत देश के बेहतरी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत सक्षम हैं। और जो भी समझौते हो रहे हैं, जो भी बातचीत हो रही है, निश्चित तौर पर वो भारत के हित में हो। चाहे अभी ओबामा जी आ रहे हैं, आने के पहले उनका जिस तरह का स्टेटमेंट है, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता को लेकर हो, कितने दिन से मांग चल रही है, लेकिन आने के पहले अगर इस तरह का उनका वक्तव्य आया है तो निश्चित तौर पर ये भी भारत के हित में है। और भारत के हित की चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी को हमेशा थी, है और रहेगी। जो अगला सवाल है हरिकेश जी आपसे है कि क्या भारत और अमेरिका के बीच में एक नए ऐतिहासिक संबंधों की शुरुआत आप इसे देख रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बन के आ रहे हैं और आने से पहले उन्होंने 2-3 अहम बातें कही है। एक, उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। दूसरा, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के जो स्थायी समिति है उसमें उन्होंने उनको सदस्य बनाने की बात कही है। साथ ही साथ भारत और अमेरिका, मोदी और उनके बीच में जो केमिस्ट्री है कि वो मोदी जी को देखते हैं कि उनका विजन बहुत क्लियर है, एकदम साफ है, उनकी एनर्जी बहुत प्रभावित करने वाली है। और जिस तरह से तमाम चीज़ें अब आगे बढ़ रही, तो आपको लगता है कि नए ऐतिहासिक एक संबंधों की स्थापना की शुरुआत हो रही है? देखिए, भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में थोड़ा और अगर पीछे जाया जाए तो जब शीत युद्ध काल था जी, दुनिया में जब सुपर पावर्स की आपस में लड़ाई थी, उस समय अमेरिका के साथ भारत के संबंध दोस्ताना होते हुए भी उतने दोस्ताना नहीं थे। लेकिन इन संबंधों में सुधार बाद के समय में, खासतौर से 90s में जो आना शुरू हुआ, तो वो लगभग उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया जी। और उसके पूरे विवरण और विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके पास भी समय की कमी होगी जी। लेकिन आपको पता ही है कि न्यूक्लियर डील वगैरह का जो सारा मामला हुआ, जब ये आपके एनएसजी के लोग नहीं सपोर्ट करना चाहते थे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का जो 45 देशों का है जी। उसमें प्रेसिडेंट बुश ने इनिशिएटिव लेकर के कुछ देशों को खुद मनाया था जी। ये इसकी भी आपको जानकारी होगी, क्योंकि भारत उनको मनाने में सक्षम नहीं हो रहा था। तो इससे लगता है कि अगर उस सारी चीजों को आप देखिए तो उत्तरोत्तर ये बढ़ता ही गया है। और आज जो कुछ हो रहा है इसके संदर्भ में मैं यही कह सकता हूं कि प्रेसिडेंट ओबामा ने जो बातें प्रधानमंत्री के बारे में कही हैं, उससे तो साफ है कि वो अमेरिका के भारत के साथ संबंध को और बेहतर बनाना चाहते हैं जी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत सरकार भी भारत के हितों की पूरी वो तो लेकिन देख रेख करते हुए जी और संबंध को मजबूत बनाएगी, इसलिए हमको कोई डाउट नहीं है। ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत जरूर है कि वो जो न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल वाला जो सवाल है उस पर जो पिछले संशोधन हुए थे उसमें कांग्रेस और भाजपा वगैरह सब साथ में एक साथ हो गए थे जी। तो अब जो स्थिति बनेगी मैं समझता हूं कि ऐसी ही बनेगी जिसमें कि सारे देश की सारी पार्टियां एक मत होकर के काम करेंगी। लेकिन वैसे कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने भी कुछ एतराज जाहिर किया है, तो उन सब चीजों को थोड़ा सा रुक करके देखना पड़ेगा। एक अहम सवाल जो सबसे आज जो 26 जनवरी का मुख्य अतिथि बनकर आना आलोक जी, और उसमें यह कहना कि वो सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि भारत के गणतंत्र दिवस में जब वो जा रहे हैं, उनको मुख्य अतिथि बनाया गया है, तो वो सम्मानित महसूस कर रहे हैं। ये इसमें भारत की दुनिया भर में एक उभरते हुए राष्ट्र के तौर पे ही नहीं, बल्कि एक मजबूत राष्ट्र, एक ऐसा राष्ट्र जहां अमेरिका का राष्ट्रपति जाके सम्मानित महसूस करे, ये एक मैसेज पूरे दुनिया भर के लिए है। बिल्कुल, ये पहली बार हो रहा है। आप जी, हम गणतंत्र दिवस पे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे, दुनिया के सामने करते थे। जितने हमारी सक्षमता होती है, जितने भी हम एयर टेक्नोलॉजी में, मारक विमानों में जो भी हमने हासिल किया होता है, उस दिन दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं। और दुनिया को दिखाने वक्त में अगर हमारे मेहमान के तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति वहां मौजूद हो, तो बड़े आसानी से हम अपनी क्षमता को, अपनी ताकत को दुनिया के सामने दिखा सकते हैं। ये सिंपल लॉजिक है। और ये गणतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार, 64 साल में पहली बार हो रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति उस मंच पर, हर साल किसी न किसी मुल्क का राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष वहां हुआ करता है, लेकिन अब तक 64 सालों में हम इस बात के लिए तैयार नहीं हो पाए थे, या हमारी सक्षमता ऐसी नहीं हो पाई थी कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति को उस दिन और इस दौर में
जब आतंकवाद के बड़े विभीषण वाली दशा में पूरा विश्व चल रहा है और अमेरिका ऐसे सार्वजनिक समारोह में अपने राष्ट्रपति को खुले मंच के बीच में, खुले लोगों के बीच में, जहां कम से कम 50,000 लोग हो सकते हैं, 10,000 लोग हो सकते हैं, उसके बीच में बिठाने की अगर सहमति जता रहा है इस दौर में, जहां की व्हाइट हाउस तक भी सुरक्षित नहीं है, वहां भी लगातार अटेम्प्ट हो रहा है, तो ये एक भारत की सबलता या सक्षमता का द्योतक है। और इसके साथ साथ ये बताने का है कि अब तक जो हम करते रहे थे राजपथ पर 26 जनवरी को एक सफल गणतंत्र के नाते एक दुनिया को दिखाते रहे थे कि गणतांत्रिक व्यवस्था में क्या ताकत है, वो देखो, और कैसे हम सफलता से बढ़ते हुए यहां तक पहुंचे हैं। तो अब ये बात इस बार के 26 जनवरी को दुनिया बेहतर तरीके से देख पाएगी। जी चलिए, जो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में जो सोच है दुनिया भर में, उस अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा ये कहना कि मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं वहां पे गणतंत्र दिवस के दिन मुख्य अतिथि के रूप में, इसमें क्या संदेश आपको दिखता है? बहुत क्लियर, वो ये फील कर रहे हैं कि हिंदुस्तान एक कमजोर देश नहीं है, जिसने अपने आप को इतना संगठित कर लिया है कि आज उसकी क्षमता एक रीजनल पावर तो पहले ही थी, अब एक साउथ ईस्ट एशिया की ताकतवर पावर के रूप में ऊपर आ रहा है। और जो वो सामने साथ में बैठेंगे और जो इज्जत और सम्मान उसे भारत की जनता देगी, भारत के पूरा जो अपना सिस्टम है, पॉलिटिकल पार्टी सब मिलकर के जो उनको देंगी और सेनाएं उनको सलाम करेंगी, तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा। आपके घर कोई ऐसा आदमी आए तो उसको आदर सत्कार मिले इस तरह से, तो उसको कितना अच्छा लगेगा। वो अगर कह रहे हैं कि मैं बहुत, तो इसके क्या जो सामरिक दृष्टिकोण से भी और वो सम्मानित महसूस कर रहे हैं, डज इट हैव अ मैसेज फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड? हिंदुस्तान के बाहर भी इसके संदेश है, संकेत है बहुत साफ कि वो हिंदुस्तान के गणतंत्र दिवस की एक झांकी में जाके, यहाँ पे कार्यक्रम में जाके मुख्य अतिथि बनाए जा रहे हैं, वहां बनके उन्हें वो सम्मानित महसूस कर रहे हैं। ये जो शब्द है, इस शब्द का क्या भारत के बाहर जो मुल्क हैं उनके लिए भी संदेश है? उनके लिए पक्का संदेश है। देखिए, आज तक हमारी जो अलाई थी वो केवल रशिया के साथ थी। यहां से हमारी जो अलायंस है वो अमेरिका के साथ शुरू हो सकती है, उसी तरह से जिस तरह से पहले रशिया के साथ थी। आज तक रशिया ने बहुत हमें सप्लाई किया, हमें हमारे साथ में खड़े रहे, परंतु क्योंकि रशिया वीक हो गया है और हिंदुस्तान ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और उन्होंने अपना जो मेक इन इंडिया वाला जो प्रोग्राम है उसमें इनको जो न्योता दे दिया है, जिससे कि वो भी अपने सामान को हिंदुस्तान में खुलेआम बेच सके। एक छोटा सा एक पहलू जरा गौर करने वाली बात है कि बराक ओबामा का राष्ट्रपति बनना अमेरिका का, ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला था दुनिया के सामने कि अश्वेत व्यक्ति वहां का राष्ट्रपति बना, और वो अपने कार्यकाल के आखिरी चरण में है। और लगभग 9 साल से एक तिलमिलाहट थी कि भारत से एक संबंध हो, क्योंकि उनको पता है, किसी भी कोई पता है कि आने वाले दुनिया में भारत, आने वाले वर्षों में दुनिया में सबसे युवा बल देश है आज की तारीख में, और आने वाले दुनिया में भारत के हाथ में बागडोर आनी है। जो टेक्नोक्रेट डॉक्टर्स हमारे यहां से तैयार हैं और दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचे हुए हैं, तो उनके हाथ में चाबी है। आप ये कह रहे हैं कि 21वीं सदी जो भारत का होगा उसकी शुरुआत यहां से आप देख रहे हैं 2030 के बारे में जो दुनिया की गणना की जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि भारत ड्राइविंग फोर्स पे होगा या भारतीय ड्राइविंग फोर्स पे होगा। ये कह लीजिए 21वीं सदी भारत की है, ये जो है इस और दूसरी ये तिलमिलाहट 9 साल से तकरीबन ओबामा चाह रहे थे, लेकिन भारत में ऐसा कोई सफल सरकार या इस ढंग से असर्टिव गवर्नमेंट नहीं था। और या उल्टा कह लीजिए कि विपक्ष इतना हंगामा करता था यहां किसी मसले को लेकर के कि वो कंफर्ट जोन नहीं तैयार हो पा रहा था। तो उस कंफर्ट जोन में पहली बार ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं एक और नए मेहमान के साथ।
एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा कर रहे हैं भारत और अमेरिका दोस्ती की एक नई ऐतिहासिक शुरुआत होने की जो स्थिति बन रही है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा मुख्य अतिथि के तौर पे गणतंत्र दिवस में आ रहे हैं। 25 जनवरी को वो दिल्ली पहुंचेंगे, 26 जनवरी को भी दिल्ली में रहेंगे और 27 को फिर उसके बाद वापस 3 दिवसीय दौरा है उनका। कई तरह के समझौते होने की भी बात है। सबसे पहले आपको बता दें, हमारे साथ सुनीत चोपड़ा जी हैं, सीपीएम के नेता हैं। उनसे एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं कि इस संबंध को, भारत और अमेरिकी संबंध की ऐतिहासिक शुरुआत होने की आप और तरफ हैं हम सुनीत चोपड़ा जी? मैं तो ज्यादा संबंध का तो कह नहीं सकता जी, अभी तक तो कुत्ते ही आए हैं जी। और मेरा ये कहना है कि अगर आपने होमर पढ़ा होगा तो वो लकड़ी का घोड़ा लाए थे, ये लोग कुत्ते लाए हैं। ट्रॉय का क्या हाल हुआ बाद में, पर मुझे लगता है कुत्तों के साथ और भी खतरा होता है क्योंकि कुत्ते के पीछे भी और आते हैं। तो मेरा ये कहना है वही जो होमर ने कहा था, उसके बाद वो वर्जिल ने कहा था कि डोंट ट्रस्ट द ग्रीक्स बेयरिंग गिफ्ट्स। तो मेरा ये कहना है कि हम किसी की तोहफों की इंतजार नहीं कर रहे हैं। हमारा अपना नेशनल इंटरेस्ट है अमेरिका और अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट है। अमेरिका का दोनों नेशनल इंटरेस्ट में सुनीत चोपड़ा जी हम कौन सा रास्ता निकालेंगे वो हम पर निर्भर है, क्योंकि ये हमारे अतिथि हैं। वो तो अभी आने वाले जब समझौते होंगे तो उस पर ये चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय जो सुरक्षा है, राष्ट्रीय जो हित है, उसमें कहीं राष्ट्रीय हितों का जो है को दरकिनार करके क्या बातें तो नहीं हुई, उस पर जब होगा तब चर्चा करेंगे। आज अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि वो भारत में मुख्य अतिथि बनाए जाने पर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। नेचुरली उसी तरह जी, जब हम किसी को इनवाइट करते हैं तो इनवाइट करते हैं, लेकिन दूसरी चीज ये है जी, अगर जो इनवाइटी है वो हमारे घर में आके बैठ ही जाए तो मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ये कहना है अभी तो कुत्ते देखे हैं और देखेंगे तो भी 3-4 दिन में तो फिर पता लगेगा कि क्या ये इन्वाइटी ला रहे हैं और कौन इन्वाइटी रहेगा। फिडेल कास्ट्रो के देश में क्रांति कराने के बाद भारत आ रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? फिडेल कास्ट्रो की यहां तो उनकी मजबूरी है, उसमें उन्होंने क्या किया है, जिन लोगों को चलिए टेररिस्ट को पकड़ने के लिए इन्होंने बंद किया था 18 साल से ज्यादा, उनको रिलीज किया है। चलिए जहां तक एम्बार्गो की बात है, एम्बार्गो बिल्कुल भी छुआ नहीं गया है। कम्युनिस्टों को, अमेरिका को, कम्युनिस्ट पार्टी को, अमेरिका को लगातार उनको उसके खिलाफ बोलना है। आप बोलिए, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। नहीं, ये लाल झंडा अमेरिका में बना था जब उन्होंने मजदूरों पे गोलियां चलाई तो ये सफेद झंडा लाल हो गया था। तो अमेरिका को कोई भूलता नहीं है, सब जानते हैं कि उनकी औकात क्या है जी। वियतनाम में उनकी औकात क्या रही और जगह क्या रही, सब जानते हैं। दिनेश जी, ये नए रिश्तों की शुरुआत आप देख रहे हैं, ऐतिहासिक रिश्तों की शुरुआत हो रही है यहाँ से। निश्चित तौर पे देखिए, चोपड़ा साहब को तो यही कहना है, इससे ज्यादा कुछ अपेक्षा भी हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो दिलीप जी आपने बात की कि आप उनके बयान पे जाइए, उनके शब्दों पर जाइए। उन्होंने कहा कि हम भारत देश के गणतंत्र दिवस के अवसर पर आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आदमी कहां जाके गौरवान्वित महसूस करता है? अगर आप अपने से कम ओहदे पर कहीं जाएं, किसी प्रोग्राम में जाएं या किसी ऐसे स्टेट में जाएं जहां जाने पर आपको ऐसा लगे कि नहीं आप गलत जगह आ गए हैं, तब आपको वहां पर उस तरह का भान होता है। यहां पर उनको अगर गौरव का भान हो रहा है तो मुझे लगता है कि भारत के लिए शुभ संकेत है। इसका मतलब वो देख रहे हैं, जिसकी बात अभी आलोक जी कर रहे थे, जिसकी चर्चा आपने अपनी चर्चा में की, कि निश्चित तौर पर पूरा विश्व आज मान रहा है कि 21वीं सदी जो है वो भारत की सदी है। निश्चित तौर पर मैं तो बार बार कहता हूं कि जो भविष्यवाणी कभी नोस्ट्राडामस ने की थी कि 21वीं सदी जो है आने वाला समुद्र, वो आने वाला दिन जो है उस देश का होगा जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा होगा, तो निश्चित तौर पर भारत देश है और उसका नेतृत्व माननीय मोदी जी कर रहे हैं। और क्या मिलेगा, कुत्ते आए हैं, उसके बाद क्या होगा? तो अभी तक जो हुआ है वो शुभ हुआ है और आगे भी, चूंकि हम तो भारत देश ऐसा मानने वाले हैं, हमेशा हम पॉजिटिव दिशा में सोचते हैं, तो निश्चित तौर पर अभी तक शुभ हुआ है और आगे भी शुभ होगा। और इसका मैसेज सिर्फ भारत और हिंदुस्तान के लिए नहीं दिलीप जी, आप जो कह रहे हैं कि इसका मैसेज दूसरे देशों में क्या जाएगा, निश्चित तौर पर अगर अमेरिका जैसे देश भारत में आके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है
तो निश्चित तौर पर दूसरे देशों को सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, चाहे वो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हो, चाहे वो हमारा पड़ोसी देश चीन हो। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि एक भारत देश के लिए एक संबल है, एक ऐसा देश जो अभी जिसको आप बहुत बलिष्ठ देश मानते हैं, उसके साथ अगर भारत का कोई रिश्ता हो रहा है तो निश्चित तौर पर भारत के लिए हित में है और इसका दूरगामी परिणाम होगा। जी, कई और चीज़ें होंगी एजेंडा में, खास करके व्यापार के लिए माहौल बनाना, व्यापार और निवेश के बारे में चर्चा होना, जलवायु परिवर्तन पे बातचीत होगी, एनर्जी पे बातचीत होगी, रक्षा और सुरक्षा को लेके जो सहयोग है दोनों पक्षों में, दोनों देशों के बीच में, उसको मजबूत करने की बातचीत होगी। जो क्षेत्रीय जो ग्लोबल इश्यूज हैं, वैश्विक मुद्दे हैं, उस पर चर्चा होना है। अफगानिस्तान और आतंकवाद सहित कई मुद्दों पर चर्चा होना है। और जो पाकिस्तान का रवैया रहा है, पीडी सर आपसे बात करना चाहेंगे, उसमें आपको लगता है, और जब अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अमेरिकन राष्ट्रपति जा रहे हैं और आप जरा खबरदार किया, उन्होंने पहले ही खबरदार किया कि आप अपनी हरकत को बंद करिए, साथ ही साथ उन्होंने लगातार वो कह रहे हैं कि ये जो टेररिज्म है इसको आपको स्ट्रक्चर को खत्म करना पड़ेगा। अमेरिका दबाव भी डाल रहा है। आपको लगता है कि भारत खास करके पाकिस्तान से जो एक्सपोर्टेड टेरर यहाँ पे आता है, अमेरिका के साथ संबंध बेहतर होने पे ये चीजें, ये स्थिति में सुधार आ सकता है? जनाब, आपने बिल्कुल ठीक सोचा और ठीक क्वेश्चन किया। देखिए, जो उनका टेररिज्म है वो आईएसआई से प्रेरित है, वो अकेला नहीं है। ये टेररिज्म स्टार्ट तो अमेरिका ने ही किया था। जी बिल्कुल। इन्होंने सबसे पहले मुजाहिद बनाए, फिर उसके बाद में इन्होंने तालिबान बना दिया जिसमें उस्मा बिन लादेन था, फिर उसके बाद में वही जो है इन्हें काटने लग गया, और उसके हर एक हरकत का पाकिस्तान को भी मालूम था और इनको अमेरिका को भी मालूम था। उसके बाद अब जब उस्मा बिन लादेन को इन्होंने खत्म कर दिया, परंतु उसकी जो छाया है, उसका जो भूत है, वो तो पाकिस्तान में ही है। अब जो वो भूत वहां पे पाकिस्तान में उनको तंग करता है और वो बोलता है कि नहीं हमने कश्मीर लेना है, तो कश्मीर के मुद्दे से वो लोग फिर खड़े हो जाते हैं, उनके पास और कोई तो मुद्दा है नहीं। जब ये चीज नहीं है तो समझाने के लिए उसने किसको समझाया? उसने उनकी आर्मी को समझाया जो स्ट्रांगेस्ट है कि आप जो है इनको कंट्रोल करके रखिएगा। और वो टोटल चेतावनी पाकिस्तान को इसी मामले में है, वो टेररिस्टों को चेतावनी नहीं है, टेररिस्टों को किसी को नहीं बोला, वो तो पाकिस्तान को बोला कि अगर तूने कुछ किया तो देखे फिर वो तुम परिणाम भुगतने होंगे। तो ये चीजें जो है आईएसआई कराती है, हमें भी मालूम है। और उन्होंने जो अड्डे चारों तरफ बना रखे हैं, 42 अड्डे बना रखे हैं पूरे JNK में, वो उसमें आपके POK में, तो हमें ये मालूम है अच्छी तरह से कि भाई उस पर हरकत मत होने दें। अभी ये दोनों टेररिस्ट वहां पर बंद हैं, जिनका हम बार बार जिक्र करते हैं, उनको भी जो है वो छोड़ नहीं रहे हैं। अब क्यों नहीं छोड़ रहे? क्योंकि हमें मालूम है कि अमेरिका ने उनके लिए पाबंदी लगा दी है। और अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं और ये कोई हरकत करते हैं हिंदुस्तान में, तो उसका इल्जाम जो है वो पाकिस्तान की आर्मी को जाएगा, ISI को जाएगा, और जो पाकिस्तान है वो फिर वो भुगतेगा। बिकॉज उन्होंने पहले भी एक बार करके दिखाया कि हम पाकिस्तान में घुस करके उस्मा बिन लादेन को वहां मार सकते हैं, तो फिर हम बाकी आदमियों को भी खत्म कर सकते हैं। तो हम बता रहे हैं उसका इंजाम क्या हो सकते हैं। जी आलोक जी, 2-3 और सवाल हैं। उन्होंने एक जो ओबामा कहते हैं कि उनके और मोदी के बीच में एक केमिस्ट्री है, वो केमिस्ट्री हिट कर रहा है, क्या ये स्थिति है? वाकई आप भी देख रहे हैं कि दोनों के बीच का केमिस्ट्री जो है दैट इज टेकिंग सेंटर स्टेज, वो एक तरह से आगे बढ़ के अमेरिकी और भारत के रिश्तों को और पुश कर रहा है। इसको इस ढंग से आप ले सकते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले अमेरिका नहीं जा पा रहे थे, इसको आप गौर करना पड़ेगा। और जब आप एक नाइंसाफी किसी के साथ किए होते हैं ना दिलीप जी, और उससे कोई रिश्ता बनाना होता है, तो एक स्पेशल एफर्ट की जरूरत पड़ती है आपको। अमेरिका स्पेशल एफर्ट कर रहा है, वो ओबामा को करना पड़ा, या जैसे भी कहें कि अमेरिका जिस पॉलिसी पे चलता है, आप देखिए कि मोदी के बनने के बाद ही नैन्सी पावेल यहाँ की राजदूत थी उनकी, और उनको एक झटके में उन्होंने सस्पेंशन में डाला और हटाया, सब कुछ किया। अचानक से रूजवेल्ट साहब का ये ब्लैकमेल का बयान आया कि ओबामा प्रशासन ने 9 साल तक इन पे पाबंदी लगा के गड़बड़ी की है, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये एक पेशबंदी शुरू हुई। और अमेरिका के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस समय, जो पिछले दफे मैं कह रहा था कि इस बार भारत में
एक ऐसी सरकार है जिसका विपक्ष नहीं है और एकदम लीन फील्ड है, एक खाली मैदान है। इस सरकार को केवल वो खुश कर ले, इस सरकार को अपने वश में ले ले तो वो तमाम चीजें हो सकती हैं व्यापार के लिहाज से जो कि अब तक नहीं होती रही थी, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष था। सही कहा आनंद शर्मा ने कि जो बात आप हमें आगाह कर रहे थे, आप उसके बारे में खुद चिंता जरूर करें, क्योंकि हम उनकी हैसियत अब नहीं रहेगी। अब पार्लियामेंट के अंदर में कांग्रेस या सीपीएम या कम्युनिस्ट कोई भी उस हैसियत में नहीं है जिस हैसियत में आपको याद होगा कि यूपीए 1 की सरकार में वोट फॉर स्कैम करना पड़ा था। लोगों को सांसदों को खरीदना पड़ा था अमेरिका के पक्ष में एक बिल को पारित करने के लिए। तो अब वो दशा हिंदुस्तान की नहीं है, इसलिए भी माकूल स्थिति है अमेरिका के लिए भी। और रही बात, ये नहीं है, घबराने की बात नहीं है। जिस ढंग से नरेंद्र मोदी वहां गए और एक बराबर लहजे पर बात किया, एक बराबर स्तर पे आके बात की उन्होंने अमेरिका जाकर के, और कुछ ऐसी चीजें दिखाई कि नहीं, अब प्लेइंग लेवल फील्ड आपको बराबर रखना पड़ेगा। अगर इसकी चिंता नरेंद्र मोदी जब तक कर रहे हैं तब तक हमें भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इस लिहाज से ये नए अध्याय की शुरुआत आप कह सकते हैं, और वो अध्याय तब शुरू हो रहा है जब ओबामा के जाने का वक्त आ रहा है। दोनों मुल्क लोकतांत्रिक मुल्क है, दोनों में काफी ज्यादा बिजनेस कॉर्पोरेट इसकी काफी, दोनों में जो है ग्रोथ है दोनों तरफ से। दोनों साइंस और टेक्नोलॉजी में यकीन रखने वाले मुल्क हैं और तरक्की में लगातार एक चाहत है कि मुल्क तरक्की करे। और ये जो स्थिति होती है, तो क्या हरिकेश जी आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्या एक चूंकि दोनों देश लोकतंत्र भी है और ये तमाम चीजें जो है समान है, एक एस्पायरिंग कंट्री है, 21वीं सदी, भारत के हर जो भी भारत में नेता आते हैं या जो भी चिंतक हैं, जो भी सोचने वाले हैं देश के बारे में, वो कहते हैं 21वीं सदी भारत का हो। तो कहीं ना कहीं एक नेचुरल पार्टनर अमेरिका और भारत बनता है। देखिए, जब आप इस तरह के सवाल करते हैं तो बरबस हमारा दिमाग कुछ पास्ट की तरफ भी जाता ही है, भूतकाल की तरफ। ये सारी समानताओं का बहुत बड़ा हिस्सा पहले भी था। दोनों ही लोकतांत्रिक देश थे, लेकिन दोनों के बीच संबंधों में कड़वाहट। लेकिन उद्यमी समाज जो लिबरलाइजेशन वो 90 के बाद आया, वो उससे पहले नहीं था। भारत ने जब एक ड्राइविंग फोर्स की तरह 90s में जो भारत ने अपना एक पैटर्न बदला, उस बदलाव के बाद चूंकि सोवियत यूनियन बिखर गया, सोवियत यूनियन के बिखराव से भी देश दुनिया की राजनीति एक अलग मोड़ पर आकर के खड़ी हो गई। ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर जो है बिल्कुल नया बना। अब उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि लगता है समय बहुत कम है, इसलिए उन सारी चीजों के परिप्रेक्ष्य में देखिए, आज दुनिया में अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री के रूप में अकेले खड़ा है और उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश बहुत सारे देशों ने किया। और भारत के साथ जो सिमिलरिटीज की बात आपने कहा, खासतौर से लोकतांत्रिक होने वाली बात, इसके लिए लोकतांत्रिक है, हमारे और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो लोकतंत्र ही है क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसा फैक्टर है जिसमें कि जनता की राय से ही सरकारें चुनी जाती हैं। और इस बात का सम्मान अमेरिका के द्वारा पहले भी किया जाना चाहिए था, लेकिन जिसका ज्यादा उसने ख्याल नहीं किया, बल्कि उसने तमाम तानाशाही व्यवस्थाओं को सपोर्ट किया। लेकिन मैंने कहा कि वर्तमान संदर्भ में अगर आप देखिए, पिछले 2 डिकेड से नहीं बल्कि आप 1.5 डिकेड कह सकते हैं, 1.5 दशकों से काफी परिवर्तन आया है। उस परिवर्तन के मद्देनजर हमें आवाज की दृष्टि से बात करनी चाहिए, तो उसमें मैं यही कहूंगा कि निश्चित रूप से भारत और अमेरिका के संबंध बेहतर हुए हैं। नहीं, आर दे नेचुरल पार्टनर्स? क्या ये दोनों स्वाभाविक रूप से अगर देखिए दोस्त बनने इंडिया तो ऐसा बहुत पहले से सोचता है, अगर अमेरिका भी ट्रू सेंस में इस बात को सोचने लगे, ये भारत के राष्ट्रपति कह रहे हैं, सॉरी ये अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि भारत और अमेरिका को रिश्ते 21वीं सदी के लिए जो ये रिश्ते हैं वो नजीर बन सकते हैं और हम नेचुरल पार्टनर हैं। ये अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं। देखिए, इस मामले में भारत का रुख इसमें बहुत साफ है। भारत पहले भी इस बात को मानता था हम नेचुरल, अमेरिका में बदलाव आया, लेकिन अगर उनके भी सोच में ऐसा बदलाव आता है तो इसको सकारात्मक कहना चाहिए। अगर चोपड़ा जी से एक रिएक्शन कि बोथ आर नेचुरल पार्टनर्स, हिंदुस्तान और अमेरिका एक स्वाभाविक रूप से मित्र देश है। वाजपेयी जी के टाइम मुर्गी खाने वाले कब नेचुरल पार्टनर्स हुए? जो मुर्गी खाएगा वो खाएगा
और मैं मुर्गी हूं तो मेरा नेचुरल पार्टनर हिंदुस्तान दाना हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान मुर्गी नहीं है। को आप हिंदुस्तान को मुर्गी कब से मानने लगे? नहीं, मेरा ये कहना है, या अमेरिका को आप मुर्गी मानते, किसको मुर्गी मान रहे हैं? एक चीज है जी, इसमें स्पष्ट, आप किसको पहले तो ये तय करें किसको आप मुर्गी मान रहे हैं? अभी बता रहा हूं आपको, हिंदुस्तान को या अमेरिका को? आप ये समझ लीजिए, जो चोपड़ा साहब आपने जो मिसाल दिया, मैं सिर्फ एक चीज जानना, कौन है मुर्गी? चीज बताना चाह रहा हूं आपको जी, आपने जो 2 आदमी मांगे हैं उनमें से एक तो वो हैं जी, जो कि आपने ही चांदी की प्लेट पे जाके अफगान को दे दिए थे। मेरा सवाल तो मेरा ये कहना है, तो मुर्गी कौन है आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप समझ लीजिए। नहीं, कौन है? दूसरी चीज जो मुख्य चीज है जी, वो ये है कि राष्ट्रों में इस तरह के नेचुरल पार्टनर्स नहीं होते, क्योंकि जिस व्यवस्था में भारत और रूस का रिश्ता हमेशा बेहतर और नेचुरली वो ग्रो करते रहा। रूस का और आपका रिश्ता वो डिफरेंट सिस्टम था जी, और अमेरिका का और आपका डिफरेंट सिस्टम्स हैं जी। और आप ये मानते हैं कि आप सोच लो, ओबामा ने 2 चीजें की हैं जो हमें बता देती हैं कि क्या स्थिति है जी। एक कि ओबामा ने जहां पर अरब दुनिया में भी धर्मनिरपेक्ष देश थे, इराक, सीरिया, लिबिया, उनको खत्म करके इस्लामी कट्टरवाद पैदा किया। दूसरी चीज है, उनके इतने अच्छे दोस्त जैसे कि मर्केल, जर्मनी की नेता जिनका देश अमेरिका ने एक किया है, उनके ऊपर भी एस्पियोनाज हो रहा था। सुमित, तो मेरा ये चश्मा का नंबर क्यों नहीं बदलवाते हैं? हमेशा एक ही चश्मा पहनते हैं, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। चलिए चलिए एक चलिए बात चलिए, मैं आपके पास आता हूँ। ये एक सेकंड, एक बात देखिए, ओबामा और मोदी के बैकग्राउंड में अगर आप जाइए जी, तो उसमें भी इतनी सिमिलरिटी है कि अगर उस सिमिलरिटी पर भी ये लोग ध्यान दें तो नेचुरल पार्टनर है, तो नेचुरल पार्टनर उस तरह से भी बन सकता है और बेहतर हो सकते हैं रिश्ते। दिनेश जी, अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम नेचुरल पार्टनर हैं। अड़गेश जी कह रहे हैं ये भारत तो हमेशा सोचता था, लेकिन अमेरिकन ये सोच नहीं दिखता था, लेकिन अब अमेरिका के सोच में भी परिवर्तन हो रहा है। क्या कारण आप देखते हैं इसके पीछे? निश्चित तौर पर ये नेतृत्व का परिवर्तन है। और जो जी, और दूसरा चोपड़ा साहब ने जो कहा कि देखिए, अगर शेर भी अपने आप को मुर्गी मानने लगे ना, तो कुछ दिन में मुर्गी हो जाता है। और 4 लोग अगर उसको कहने लगे कि नहीं आप शेर नहीं हो, मुर्गी हो, तो मुर्गी हो जाएगा। अगर मुर्गी भी अपने आप को शेर मान रहा है, तो निश्चित तौर पर आज समय काल और परिस्थिति के अनुसार सभी में परिवर्तन हो रहा है, सब देशों के नजरिए में परिवर्तन हो रहा है। और उसी का परिणाम है कि आज निश्चित तौर पर अमेरिका को भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो सिर्फ और सिर्फ समय काल और परिस्थिति और भारत देश का नेतृत्व आज ऐसा सक्षम नेतृत्व है कि बिना अमेरिका को एक कहे और बिना भारत को नेचुरल पार्टनर मानने अब इनका कल्याण नहीं होने वाला है। क्योंकि आलोक जी ने कहा था कि भारत युवा देश है, अब भारत को संसाधनों की आवश्यकता है, यहां रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, और वहां के लोगों को लिए जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनको सपोर्टिंग सिस्टम की जरूरत होती है, उनको दवाओं की जरूरत होती है। बाकी देशों को जरूरत उसी चीज की है। इसलिए निश्चित तौर पर अब सभी देश भारत को अपना नेचुरल एलाइंस मानने को अमेरिका कंपनियां और भारत का जो पूछा गया उनसे कि भारत और अमेरिकी रिश्ते में बेहतरी के लिए जरूरी क्या है, और जो उनका जवाब है वो हम अपने दर्शक को बताना कि अमेरिकी कंपनियां भारत में आधारभूत ढांचे को बेहतर करने के लिए तैयार है, जिससे भारत के विकास की रफ्तार तेज होगी। हम साफ हवा, पेयजल और ज्यादा बिजली को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों में मदद कर सकते हैं। आलोक जी, कहीं ना कहीं जो पहले एक कहावत था कि बिजनेस ऑफ अमेरिका इज बिजनेस, ये बहुत साफ है कि प्रायोरिटीज ऑफ अमेरिका इज वेरी क्लियरली डिफाइंड, कि वो भारत में बिजनेस करना चाहती, ठीक है, उससे भारत में तरक्की हो, भारत में विकास का रफ्तार तेज होगा, लेकिन प्रायोरिटीज अमेरिका का बहुत क्लियर है। क्या यही इसी तरह की प्रायोरिटीज आपको लगता है कि जो वो कह रहे हैं यही प्रायोरिटीज इस वक्त भारत की तरफ से भी? एक लाइन और मार्के की बात रही है दिलीप जी इसमें कि अमेरिका के संबंधों को लेकर, नए संबंधों को लेकर कहा गया है कि भारत में अमेरिका चीन जैसे निवेश करना चाहता है। चीन जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुकी है, अगर, और हमारा कंपटीशन अमेरिका से नहीं है, हमारा कंपटीशन पड़ोस के चीन से है। आर्थिक शक्ति की जहां तक बात करें, आधारभूत संरचना को खड़े करने के बारे में बात करें, या अपने रोजगार उन्मुख व्यवस्था तैयार करने की बात करें, तो हमारे लिए चीन को मीट करना और बाजार तैयार करने की जरूरत है। और उस चीन का एक बड़ा बाजार अमेरिका है,
और बहुत सारे उत्पाद चीन में वो तैयार कराता है और अमेरिका में उसका उपभोग होता है। अगर चीन का ये भारत का अमेरिका का ये नजरिया भारत की तरफ हो जाता है वैसा ही कि वैसा निवेश वो भारत में लाए जैसा चीन में लाया है, और यहाँ के आधारभूत संरचना में, यहाँ के फैक्ट्रियों में एक भारत ने एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का एक नारा चलाया है। तो इस ढंग की चीजें अगर होती हैं जी, काफी लंबा सफर तय करना पड़ेगा। अपनी वो स्थिति अभी नहीं है, ये सच्चाई माननी पड़ेगी। और उस सफर को अगर तय करने में अमेरिका हमारी मदद करता है, और इसलिए भी करना चाहिए कि इकोनॉमी में निवेश की गुंजाइश जहां होती है वही तरक्की का रास्ता होता है। तो भारत में इस तरह के निवेश के रास्ते खुले हैं, ये अमेरिका के फायदे में भी है, भारत के फायदे में। समय कम है लेकिन सवाल आखिरी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल हो, इस बात की वो समर्थन करते हैं। आपको लगता है कि एक रियल में और असल में यहां से जो शिफ्ट जो है शर्मा जी, आपको भारत की तरफ टिल्ट जो है अमेरिका का वो साफ है, प्रायोरिटी जो है अमेरिका का भी भारत के साथ संबंध को बेहतर करना है? जनाब बिल्कुल आपने ठीक सोचा है। अमेरिका चाहेगा हिंदुस्तान का राइट फ्रॉम, अगर हम देखें 47 ऑनवर्ड्स देखें तो 54 से अमेरिका चाहता रहा है कि हिंदुस्तान हमारा एक अलाई बने, परंतु हिंदुस्तान ने हर समय नकार करके रशिया का हाथ पकड़ा, जिसकी वजह से अमेरिका नाराज रहा और उसकी वजह से उसने पाकिस्तान का हाथ पकड़ लिया। और अब वो मौका आ रहा है जब हिंदुस्तान भी बलिष्ठ हो गया है। 71 के बाद में पहली बार हिंदुस्तान उभर के आया है। So do we see, आप देखते हैं कि स्थायी जो परमानेंट मेंबरशिप जो है वहां के सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के लिए आप देख रहे हैं? मुझे लगता है पक्का होना चाहिए, हम तो ये देखते आ रहे हैं कि हम हर बार कहते थे कि हमें टेम्परेरी रख लो, तो टेम्परेरी नहीं होता। इस समय दिल भी लेकिन परमानेंट मेंबर की जब बात कर रहे हैं ना आप, तो भारत ने नैम के नाम पर भारत ने 1961 से लेकर 1991 तक बड़ा सफर किया है और इसकी वजह से उसे कॉर्नर करके रखा गया। दुनिया की एक तीसरी ताकत में वो नेतृत्व करता रहा था। 91 के बाद से, जैसे दिनेश जी ने कहा, 91 के बाद से 2014 में जब आप पहुंचे हैं, तो वो अमेरिका प्रो अमेरिका अलाइनमेंट है या विश्व व्यापार का अलाइनमेंट है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ व्यापार की बात हो रही है। उसमें इंडियन पोजीशन अगर बहुत मजबूत होता है तो जाहिर तौर पर नेचुरल एलाई के तौर पर। हरकेश जी, यहां से आप देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो स्थायी सदस्यता में भारत को यहां से अमेरिका के समर्थन के बाद और खुले समर्थन के बाद और प्रोएक्टिव होकर समर्थन के बाद चीजें बदलने की, देखिए अगर वो एक्टिव होकर समर्थन करें तो स्थिति बिल्कुल बदल सकती है, क्योंकि ये बात प्रेसिडेंट बुश के ही जमाने से कही जा रही है कि हम भारत को इसमें सदस्यता के लिए हम चाहते हैं कि उनको सदस्यता मिले, लेकिन उसके लिए जो प्रयास होना चाहिए, जब वो एनएसजी वाला मैंने आपको एक उदाहरण दिया, बिल्कुल उसके लिए मैं वही सवाल मेरा, चूंकि समय कम है, क्या सवाल आपको लगता है कि यहां से नई शुरुआत उस पर हो सकती है? ऐसे बिल्कुल होना चाहिए, चोपड़ा जी होना चाहिए। तो अब देखने की बात, देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी में करनी और कथनी कभी एक जैसी नहीं होती है। अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं, इंडिया के अपने इंटरेस्ट हैं, और ये दोनों इंटरेस्ट कभी इस तरह मिल नहीं सकते, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग। दिनेश जी, लास्ट वर्ड। साहूकार और किसान के बीच में एकता होने से किसान अपनी जमीन खो देता है और कुछ नहीं होता। नहीं हो सकता नहीं, हो सकता है जी, जो शुरुआत हो चुकी है। चलिए, तो आप कह रहे हैं हो सकता नहीं, मैं तो मान रहा हूं कि शुरुआत हो चुकी है। और आप देखिएगा निश्चित तौर पर इस तरह से मुखर समर्थन करने के बाद निश्चित तौर पर भारत संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता प्राप्त करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसका आपकी मदद की। बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे। राष्ट्र के आज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कुछ खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ पूर्व प्रधानमंत्रियों ने देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया। ये बयान वो दे गए और इस बयान पे बवाल भी हो गया। सबसे पहले कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया हुई वो दिखाते हैं हम आपको।
the BJP should better get out of the opposition mindset which they are still in. They need to perform. Country is looking at them for performance, to deliver, not to act again as an opposition what they were doing earlier as opposition. और बीजेपी के तरफ से क्या कहा गया वो भी आपको हम दिखाते हैं। कांग्रेस चाहती है राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर कि पब्लिक डोमेन के अंदर पूरी चर्चा हो जाने, खुलासा हो जाना चाहिए, और उसका उन्होंने एक अभी उदाहरण भी दिया है। जब आपने देखा है एक कोस्ट गार्ड ने जो चेस करा था पोरबंदर में पाकिस्तानी एक शिप को, और वो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा दस्तावेज सामने रख दें। ये इस तरह से होता नहीं है, मगर कांग्रेस को कहीं वो आत्मचिंतन करें और खुद अंदर ही झांकना शुरू करें कि उनके जो सरकारें रही हैं उसमें उनकी नीतियाँ क्या रही हैं। बहुत ज़्यादा ढूंढने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहीं आप वेस्टर्न इंडिया में चले जाएं तो वहाँ पे उदाहरण मिल जाएंगे। उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म करने के लिए क्या किया उन्होंने, और उससे कैसे आतंक बढ़ा। वो दक्षिण भारत में चले जाएं, दक्षिण भारत में एक किसी से संबंध के चक्कर में नेबर के साथ करने में उन्होंने क्या किया। तो इस प्रकार के बड़े बड़े उदाहरण हैं। ईस्ट साइड चले जाएं, चाइना के साथ क्या हो रहा, नीतियाँ किस प्रकार की रहीं। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा भी चिंतन करेंगे, उनको अपने आप उसके उदाहरण भी मिलेंगे और उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। रक्षा मंत्री ने कहा था कि आपको बहुत से डीप एसेट्स बनाने होते हैं और ये 20-30 साल के मेहनत से बनते हैं। कुछ ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने इस तरह के डीप एसेट को खतरे में डाल दिया था, और उन्होंने कहा कि उस नामों का खुलासा वो नहीं करेंगे, लेकिन बहुत से लोग हैं वो जानते हैं कि वो कौन है। हरिकेश जी, देखिए इतने महत्वपूर्ण विषय पर जी मेरा ये कहना है कि इतना जनरलाइज्ड और वेग स्टेटमेंट देने से हमारे ख्याल में बचना चाहिए था जी। कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत के अलावा इस देश के अंदर बहुत सारे प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो विपक्ष साइड से भी हुए जी। मोरारजी देसाई साहब थे, चरण सिंह जी थे, वीपी सिंह जी थे, चंद्रशेखर जी थे, देवगौड़ा जी थे, गुजराल साहब थे, या आपके वाजपेयी जी थे। कई प्रधानमंत्री ये बने जो विपक्ष के थे। तो इन्होंने जो बात कही है, इन्हें ये बात भी बतानी ही चाहिए कि बतानी चाहिए कौन से लोग हैं। हाँ, कौन से लोग हैं, क्योंकि इतना वेग स्टेटमेंट देने के बाद कई बार ऐसा लगता है कि अगर कोई बीजेपी का आदमी ये बोल रहा है तो केवल वो कांग्रेस वालों के खिलाफ बोल रहा होगा। तो ऐसी भी धारणा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इसी देश में मतलब इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री भी रहे हैं। आप जानते हैं कि वो किस तरह से सबसे पहले जो न्यूक्लियर बम का जो विस्फोट किया गया था पोखरण में 1974 में, वो इंदिरा जी के ही टाइम में हुआ था जी। तो और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अब उसका विस्तार से तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये सारी चीजें जो आज खड़ी हैं वो 2-4 साल के अंदर खड़ी हो गई हैं या 1 साल के अंदर खड़ी हो गई हैं। जो आपके सामने आज व्यवस्था है वो, और व्यवस्था में जो खामी है वो भी उतने दिनों में की देन है, उसमें खामी भी होगी। खामी तो कोई भी व्यवस्था चलाएगा, वो खामी को ही उजागर कर रहे थे। कुछ अच्छाई वो जो अच्छाई है उसको उजागर नहीं कर रहे थे, वो खामी को उजागर कर रहे थे। एनालाइज करता है ना, नहीं, वो खामी को उजागर कर रहे थे। इस व्यवस्था में जो खामी रही है, जिसपे मनीष तिवारी ने कहा है कि सम एक्स प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज डीप एसेट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, दिस इज अ वेरी ग्रेव चार्ज, ही शुड नेम एक्स प्राइम मिनिस्टर और माफी मांग ले। खैर मनीष तिवारी क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। ये रक्षा मंत्री जहां रक्षा मंत्री चिट्ठी काटने की कोशिश कर रहे हैं, वो सीधा सीधी है। पूरी दुनिया जानती है कि बफोर्स के नाम पर किस प्रधानमंत्री ने इस देश में रक्षा, वहां चिट्ठी काट रहे हैं वो, और नहीं वहां वो स्पेल आउट उसको नहीं कर रहे हैं। हालांकि नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन अगर आप सीधे सीधे कह दें कि एक प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्रियों ने अगर कहें तब तो बात समझ में आती है, थोड़ा विश्लेषण बड़ा हो जाता है। प्रधानमंत्रियों ने ही, प्रधानमंत्रियों ने जब कह रहे हैं तब प्रधानमंत्रियों ने जब कह रहे हैं तो वो तो नाम साफ है। दूसरा नाम जो रहा उसमें ये रहा कि उसके बाद से डिफेंस में कोई बड़ा सौदा हो ही नहीं पाया। 87 के बाद से इस देश में, मैं बताऊं वो वाले मामले पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। एक मिनट मैं आपको बताऊंगा, आप कह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है आप कहेंगे बफोर्स का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, सबसे अच्छा तो साबित हुई। हम ये, लेकिन क्या हुआ उसकी वजह से आप 65 करोड़ रुपए को खा नहीं सकते या उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। दूसरी बात मैं जो कह रहा हूं, नहीं, लेकिन 65 करोड़ से ज्यादा तो उस पे जांच का कुछ निकला नहीं निकला। इसका मतलब आप जांच नहीं करेंगे, इस पे सवाल वो नहीं है। मैं ये कहता हूं कि सुपर रोका तो है, आप ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को जो एक
इंस्टलाइज तरीके से देश के लोगों बहुत को कम भरना समय है, चाहिए। आलोक जी। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उसके बाद से कोई सौदे नहीं हुए, उस सौदे को अब जाके सौदा होना शुरू हो रहा है। एंटनी बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, लेकिन नहीं कर पाए, हिम्मत नहीं हो पा रही थी किसी को कि हम पे ये इल्जाम लगेगा कि सौदा किया। गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, सुनिए। ऐसा कुछ नहीं, एंटनी के टाइम में अगर कम सौदे हुए या नहीं हुए तो एक अलग बात है। इसके पहले तमाम सौदे हुए बोफोर्स के बाद, कितनी आपके इजराइल से हुआ, सोवियत रशिया से हुआ, बहुत कम समय रह गया, फ्रांस से हुआ, बहुत सारी हुआ, बहुत सारी चीजें आई, अमेरिका से हुआ, ब्रिटेन से हुआ। ऐसा कैसे कर सकते नहीं हुआ? लेकिन देखिए, अगर बोफोर्स की बात आप करते हैं तो बोफोर्स गन्स के जो उसकी क्वालिटी सुटेबिलिटी, उसकी यूटिलिटी है, वो तो प्रूव हो चुकी है कि दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट गन्स इन द वर्ल्ड। लेकिन उसके बाद से क्या क्या हुआ वो अलग बात है। लेकिन ये जब आप कहते हैं कि प्रधानमंत्रियों, तो इसमें एक प्रधानमंत्री नहीं, इसमें बहुत सारे प्रधानमंत्री आते हैं। इसमें जितनी सरकारें आज तक बनी हैं आजादी के बाद से, सभी प्रधानमंत्री आते हैं। वाजपेयी सरकार पे इल्जाम है कि कारगिल मामले की रिपोर्ट दबा रही है। ये जो खुलासा है, ये जो खुलासा है, आपको लगता है कि इस खुलासे को करके कुछ हासिल होना है या कुछ संकेत या देश को बताने की आवश्यकता है कि बताना चाहिए भाई, ऐसी चीज बताना है तो नाम लें और बताएं, कौन रोकता है? मैं इस चीज के हक में नहीं हूं जी कि किसी प्रधानमंत्री को किया जाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट के तौर पे जो डिसीजन लिए जाते हैं या कुछ काम किए जाते हैं तो वो गवर्नमेंट के नाम से कह सकते हैं कि पिछली गवर्नमेंटों ने ऐसा किया, ना कि किसी प्रधानमंत्री ने किया, क्योंकि वो एक बड़ा ही रिस्पेक्टफुल, चाहे कैसा भी है हमारी, मैं जानता हूं कि इंदिरा गांधी ने कितने बोल्ड डिसीजन लिए। उसके बाद में बीच में कई जैसे प्रधानमंत्री आए और उन्होंने भी कुछ ना कुछ डिसीजन लिए, कहीं ना कहीं तो गलती तो होती रहती, गलती होती है। प्रधानमंत्रियों ने ऐसा किया, लिटिल स्मॉल। देखिए, अब दिलीप जी, किसी भी प्रधानमंत्री के देशभक्ति पर उंगली नहीं उठाई जानी चाहिए अनलेस यू आर हैविंग सम। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेना चाहिए, गवर्नमेंट का नाम लेना चाहिए। सुनील चोपड़ा जी, एक गंभीर राजनीतिज्ञ को इस तरह के इल्जाम बिना कोई सबूत के पेश किए नहीं देने चाहिए। कोई भी छोटा सा पॉलिटिशियन उनकी पार्टी का ये कह सकता था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। डिफेंस मिनिस्टर से उसका मतलब होगा, जो मिनिस्टर होंगे, आप बोल रहा है तथ्य होंगे, ये क्या सत्य होगा? तथ्य होंगे, उसमें सबूत होंगे, नहीं होना चाहिए। आपको देश के रक्षा मंत्री मेरा ये कहना है, अगर आपने ये हिम्मत की है कहने की तो तथ्य भी सामने रखें। कौन सा तथ्य जब तक आप सामने नहीं रखते हैं जी, जब तक आप सामने नहीं रखते हैं तो झूठ ही माना जाए। डिफेंस मिनिस्टर इतना हल्का लास्ट वर्ड दिलीप जी, और ये इंटरनेशनल मैटर है, लास्ट वर्ड कर्नल साहब नहीं लेना चाहिए। कर्नल साहब, अगर डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो उनके पास निश्चित तौर पर इस बात की तस्दीक होगी। तो दूसरी चीज, सिर्फ हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा कि बोफोर्स का एक मामला आप छोड़ दीजिए, जितने भी रक्षा सौदा हुआ, वो कर्नल साहब बैठे हैं, बोफोर्स का मामला हुआ, टेट्रा जीप का मामला हो, हेलीकॉप्टर का मामला हुआ, आपने क्या किया? अगर सरकारों का उत्तरदायित्व था तो उस पर मुखिया पर भी सवाल उठना लाजमी, नंबर एक। और नंबर दो बात, जब आपके सामने संकट है पाकिस्तान जैसा आतंकवादी देश, चाइना की स्थिति आप देख रहे हैं, 1972 का वार आप झेल रहे हैं, तो क्या समझौता नहीं किया? देश की सुरक्षा के तहत अगर सरकारों ने समझौता किया तो मुखिया होने की आप बताइए। हरकेश जी एक मिनट सुनिए, हरकेश जी आप 47 में क्या हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था लाखों अरबों सुन लीजिए फिर बोलिए, नहीं बनती थी। हरकेश जी, आपने बहुत अच्छा आप लोग बिल्कुल गलत रास्तों पर हैं, आप देश को बर्बाद कर रहे थे। नहीं, देश में बेगौरत सारी व्यवस्था, सारी खरे तमाम की बेईमानी अगर सरकार हो जाएगी, सुरक्षा का अच्छा साइन नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन अगर पूरा तर ले जाने का हरकेश जी, अगर सिर्फ सरकार इसलिए ना करे कि भ्रष्टाचार होगा, कमीशनखोरी होगा, तो निश्चित देश के हित में नहीं है। हरकेश जी, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, अगर आप सिर्फ समझौते बात ना करें कि कहीं भ्रष्टाचार का आरोप न लग जाए तो देश के हित में आप नहीं कर रहे हैं, गलत थे, जबकि आप उसका बजट दिया जा केवल इस देश को बर्बाद करने का खड़ी मान सकता है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये दो अलग अलग मुद्दे हैं।